नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने भारत में तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी की थी और जिसमें हमने आपको बताया था कि महमूद गजनवी जिसने भारत पर दोस्तों 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था और ये दोस्तों पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी था। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। और दोस्तों इतिहास में इसे महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक आक्रमणकारी भी कहा गया है। तो मूर्तिभंजक आक्रमणकारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मूर्तिभंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनवी को। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी। दोस्तों, अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसका शासन भारत में 1175 से 1206 ईस्वी तक रहा और इसने भारत पर 1175 से 1206 ईस्वी तक बहुत से आक्रमण किए हैं। और दोस्तों इसके जितने भी आक्रमण हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था वो एक संसबानी तुर्क था। दोस्तों यह एक संसबानी तुर्क था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और दोस्तों अगर हम मोहम्मद गौरी के शासन की बात करें तो ये गौर प्रांत का शासक था और ये गौर दोस्तों महमूद गजनवी था इसका शासन गजनी में था दोस्तों। और ये गजनी के ही अधीन या महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा प्रांत था गौर, उसका शासक था मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों उसके बाद 1173 ईस्वी में दोस्तों 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो था वो गौर प्रांत का शासक बना 1173 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण अपना 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। दोस्तों इसने मुल्तान पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। और दोस्तों अगर मुल्तान की बात करें तो इसने पहला आक्रमण मुल्तान पर करमाथी मुसलमानों पर किया था। करमाथी मुसलमानों पर किया था इसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में। और कहाँ किया था, तो मुल्तान पर किया था। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया और 1178 ईस्वी में दोस्तों इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ का शासक पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का शासक दोस्तों था मूल राजदूती या भीम सेकेंड। दोस्तों मूल राजदूती या भीम सेकेंड पाटन गुजरात का शासक था और इसने दोस्तों मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और इसे दोस्तों बंदी बना लिया था। इसने मोहम्मद गौरी को पराजित करके बंदी बना लिया था, लेकिन अपनी माता के कहने पर यह भीम सेकेंड ने इसे मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया था। अपनी माँ के कहने पर भीम सेकेंड ने ये मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ से हारने के बाद मोहम्मद गौरी इसने उत्तर भारत की ओर रुख किया और उत्तर भारत की ओर दोस्तों इसने सबसे पहले पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया। और दोस्तों इसने 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत की ओर बढ़ा और इसने पंजाब पर आक्रमण किया और जहां इसे दोस्तों सफलता मिली, पंजाब पर आक्रमण किया। और दोस्तों उस समय पंजाब का अगर शासक की बात करें तो उस समय पंजाब पर शासन चल रहा था गजनी वंश का। और गजनी वंश के अगर शासक की बात करें तो उस समय पंजाब पर शासन कर रहा था गजनी वंश का शासक खुसरो खान। दोस्तों खुसरो खान उस समय पंजाब पर शासन कर रहा था, जिसे मोहम्मद गौरी ने दोस्तों पराजित किया और इसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों उस समय पंजाब पर शासन कर रहा था गजनी वंश का शासक खुसरो खान और मोहम्मद गौरी ने दोस्तों इस आक्रमण के बाद इसने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों मोहम्मद गौरी के अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें, मोहम्मद गौरी ने दोस्तों इस आक्रमण के बाद पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और इसके अधिकार में अब आ गए थे सिंध, कश्मीर और प्रांत। दोस्तों सिंध, कश्मीर और पंजाब इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। लेकिन इसी के समकालीन दोस्तों उत्तर भारत में ही चौहान वंश चल रहा था। दोस्तों इसी के समकालीन उत्तर भारत में अगर बात करें तो चौहान वंश चल रहा था और इसका अधिकार क्षेत्र दोस्तों अगर चौहान वंश की बात करें तो इसका अधिकार क्षेत्र था दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का सांभर। दोस्तों ये चौहान वंश की राजधानी की अगर बात करें हम तो इसकी राजधानी थी अजमेर। दोस्तों चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी और एक साइड कहा जाए सिंध, कश्मीर और पंजाब पर
गौरी शासन कर रहा था, मोहम्मद गौरी, और दूसरी साइड उत्तर भारत में चौहान वंश चल रहा था, और जिसका कार्य क्षेत्र दोस्तों दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का सांभर क्षेत्र था। और अगर चौहान वंश की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी अजमेर थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ का चौहान वंश का उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश का शासक था, और इसको राय पिथौरा भी कहा जाता था। दोस्तों चौहान वंश का महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड उस समय शासन कर रहा था, और इसको राय पिथौरा भी कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों दरबारी लेखक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी लेखक कौन था, या पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी लेखक और इसका पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र चंद्रबरदाई था, जिसने एक महाकाव्य लिखा है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों ये क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो हिंदी के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, और ये हिस्ट्री में भी दोस्तों पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई हैं, और ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र और इसका लेखक था। उसके बाद दोस्तों 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। और इस पराजय के बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी जो होता है वो गजनी चला जाता है। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 1191 ईस्वी में हुआ, और यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, और इस हार के बाद मोहम्मद गौरी गजनी भाग गया। दोस्तों मोहम्मद गौरी गजनी चला गया। उसके बाद इसी के समकालीन दोस्तों जब तराइन का युद्ध हुआ, और या कहा जाए कि जब सिंध और पंजाब पर मोहम्मद गौरी शासन कर रहा था, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली, अजमेर और राजस्थान के सांभर पर शासन कर रहा था, उसी के समकालीन कन्नौज में गढ़वाल राजवंश चल रहा था। और दोस्तों गढ़वाल राजवंश का शासक राजा जयचंद शासन कर रहा था कन्नौज पर। तो गढ़वाल राजवंश कन्नौज में चल रहा था, और इसका शासक शासन कर रहा था जयचंद। और दोस्तों जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद्र की पुत्री का नाम दोस्तों संयोगिता था। तो दोस्तों एक टाइम पर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर, सिंध और पंजाब पर मोहम्मद गौरी का शासन था, और उसके बाद अगर बात करें दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का सांभर क्षेत्र, उस पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। और कन्नौज में दोस्तों गढ़वाल वंश के राजवंश के शासक जयचंद का शासन था, और जयचंद की पुत्री का नाम दोस्तों संयोगिता था। दोस्तों अगर बात करें हम पृथ्वीराज रासो की, तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसी ये जो जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, इसके स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने इसका अपहरण कर लिया था। संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने इसके स्वयंवर से कर लिया था। और दोस्तों ये जो संयोगिता थी, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। और जब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने इसे स्वयंवर से किडनैप कर लिया, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। दोस्तों इसी अपमान का बदला लेने के लिए ये जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। उसके बाद दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध पर चर्चा करते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया दोस्तों। और 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी की सेना के साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तराइन का जो ये द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। और अगर पृथ्वीराज रासो में दोस्तों लिखा हुआ है, चंद्रबरदाई ने लिखा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को ये गजनी लिए गया पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन इनकी हत्या नहीं की थी दोस्तों, और ये गजनी इनको लिए जाता है। और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी अपने दरबार में बेड़ियों से जकड़े हुए पृथ्वीराज चौहान
की आंखें निकलवा लेता है। ये दोस्तों पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि इनको पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में जकड़ देता है गजनी ले जाकर और इनकी आंखें निकलवा लेता है। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला आती थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला आती थी, जिसके कारण दोस्तों चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि सुल्तान गौरी से कहा कि मेरे परम मित्र पृथ्वीराज चौहान, ये दोस्तों चंद बरदाई मोहम्मद गौरी से कह रहा है कि मेरे परम मित्र पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की कला आती है। लेकिन इस बात पर मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं हुआ और उसने सुल्तान से मतलब उसने चंद बरदाई से शर्त लगा दी कि अगर ऐसा होता है तो मतलब चौहान को छोड़ दिया जाएगा। और तो दोस्तों चौहान की बेड़ियाँ खोल दी जाती हैं उसी समय और उनको एक धनुष और बाण, ये धनुष और तीर दिया जाता है दोस्तों। और फिर क्या होता है, शर्त के अनुसार इनकी बेड़ियाँ खोली जाती हैं, धनुष और तीर पृथ्वीराज चौहान को दिया जाता है। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों हाथ में धनुष आता है तो चंद बरदाई लिखता है कि मैंने उनको आगाह किया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान। दोस्तों ये चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने चौहान को आदेश दिया वैसे ही चौहान ने उसी आवाज़ पर तीर चला दिया और जो सीधे मोहम्मद गौरी को लगा। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में हार का बदला मोहम्मद गौरी की हत्या करके ले लिया। इस तरीके से इसने पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ था, उस पर हम दोस्तों फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय हमने बताया कि 1191 में जब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया तो वो गजनी वापस चला गया था। लेकिन 1192 में जब तराइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर भारत मतलब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आया तो उस समय दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय उसकी सेना के साथ प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए। और इन्होंने दोस्तों भारत में सूफी मत की स्थापना की। तो दोस्तों भारत में सूफी मत की स्थापना किसने की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और तथा इन्होंने दोस्तों अजमेर में अपनी कुटिया बनाई। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है दोस्तों। और ये दोस्तों अपने अंत समय तक अजमेर में रहे और इनका निधन भी अजमेर में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और उसके बाद दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ, जो गढ़वाल राजवंश का शासक था दोस्तों, इसके मध्य हुआ। और दोस्तों गौरी ने इसकी हत्या कर दी और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और जयचंद मारा गया दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इसी दौरान मोहम्मद गौरी ने दोस्तों सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदवाया। मोहम्मद गौरी ने सिक्के जारी किए और इसने सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदवाया और एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवाए। एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी और एक तरफ कलमा खुदा हुआ था, उसने ऐसे सिक्के चलवाए। तो उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी के 4 करीबी गुलाम थे, 4 करीबी थे। एक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं दामाद था। दूसरा दोस्तों यलदौज, तीसरा कुबाचा और चौथा बख्तियार खिलजी। ये दोस्तों इसके 4 गुलाम थे और चारों करीबी थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम एवं दामाद था, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। दोस्तों बख्तियार खिलजी जिसने 1204 और 1205 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। दोस्तों जब हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि गुप्त साम्राज्य में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और दोस्तों अगर वर्तमान भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें, वर्तमान भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय
प्राचीन भारत, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और दोस्तों अगर भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। और वर्तमान भारत में नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों 1194 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त किया, 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध के समय दोस्तों। उसके बाद गौरी जो दोस्तों मोहम्मद गौरी था, भारत के विजित प्रदेशों का शासनभार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपता हुआ गजनी वापस लौट गया है। दोस्तों गजनी वापस लौट गया, या ये अपने मतलब जितने भी विजित प्रदेश थे इनको अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपता हुआ। और दोस्तों उसके बाद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई है। ये भी कहा जाता है कि गौरी की हत्या 1506 ईस्वी में 1206 ईस्वी में दोस्तों कर दी गई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम जिनको इसने शासन सौंपा, तो किसको कहाँ का शासन सौंपा है, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम और दामाद था, इसने इसका भारत का साम्राज्य सौंपा। यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला और कुबाचा को दोस्तों काबुल और कंधार मिला था। दोस्तों कुबाचा को काबुल और कंधार मिला। और अगर बात करें दोस्तों कि इसका जो चौथा गुलाम था बख्तियार खिलजी, इसकी दोस्तों मृत्यु हो चुकी थी। यह चौथा गुलाम बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो चुकी थी। तो जितना साम्राज्य था इन तीनों के बीच विभाजित हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला, यल्दौज को गजनी का और कुबाचा को काबुल और कंधार का साम्राज्य मिला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों दिल्ली सल्तनत के साथ। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में कल हम लोग दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।